जैसा हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, युवान बोलता है लेडी से कि तुमने मेरी मदर को मारा है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। ये सुन के लेडी थोड़ा हैरान रहती है। तभी युवान अपनी जेब में से एक पर्चा निकाल के उसको देता है। ये अपने मन में सोचती है और उसके पर्चे को पढ़ के बोलती है, मैं पॉइजन सेट का यंग मास्टर हूँ। मुझे तुमसे एक बात कहनी है और ये बात तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। करीब 10 घंटा पहले 4 बजे के आसपास पॉइजन सेट के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि उसके पास आता है। पॉइजन सेट बोलता है, अच्छा तुम आ गए आखिरकार। जो कि कुछ बोलता है, वो क्लेन रात में कुछ मूवमेंट है, हमको समझ नहीं आता। हम देखते हैं वो बोलता है एल्डर आके। एल्डर्स क्लेन पर नजर रखे हुए गार्डियंस मुताबिक जो आदमी यू चेन के जैसा लग रहा था उसे क्लेन वॉरियर्स अपने साथ ले गए हैं। क्या ये एल्डर्स क्लेन का काम था? क्या उन्होंने इंसान पर अटैक किया जिसे युवान बहुत ज्यादा चाहता था? ये हमारा मौका है। उसे मारना पाने की वजह से हमारा पॉइजन सेट 80% पावर ऑलरेडी खो चुका है और अगर क्लेन्स बचा रहा तो वो फ्यूचर के लिए थ्रेट बन जाएगा। इससे पहले हम दोनों क्लेन्स में लड़वा देते हैं और जो भी मरेगा उसमें से एक ना एक तो मरेगा ही। अंकल सुनो तो। ठीक है बोलो बेटा, मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ आपसे। इस मैसेज की वजह से अब मुझे सब समझ में आ गया, उसकी माँ का कत्ल का सच। इस हरामी के वजह से मैं कैसे धोखा खा गई जो जिंदा लाश बन चुका था। हाँ, मैंने ही मारा है, मैंने तुम्हारी माँ को मारा है। आखिर तुम कर क्या लोगे? तो क्या तुम मुझे मार सकते हो और इस सभी क्लैन को खत्म कर सकते हो? हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो क्या लगता है मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा? वो फर्स्ट एल्डर है और अगर मुझे हाथ भी लगाया तुमने तो वो तुम्हारे फॉलोअर्स और तुमको सबको मार देगा। इतना ही बोलता है युवान उसकी औकात दिखा देता है और उसका फेस पे कट लगाता है जिससे वो जोर से चिल्लाती है और हम ब्लड गिरता हुआ देखते हैं। और वो बोल रही होती है कि मेरे आंख, क्योंकि युवान ने उसके आंख में मार के उसका आंख ही खत्म कर देता है। युवान बोलता है आप फिर से बोल के दिखाना। फिर वो गाली दे रही होती है, तभी युवान एक और मारता है जिससे उसका मुंह चीर देता है और फिर वो नीचे बैठ जाती है और बोलता है अब तुम कोई नहीं कुछ ही बोल सकते। तो उसके साथ वाले जो रहते हैं वो बोलते हैं तुम कैसे कर सकते हो ऐसा कुछ? अगर फर्स्ट एडल्ट आएंगे तो तुमको बताएंगे, वो कभी तुमको नहीं छोड़ेंगे। युवान बोलता है जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारा क्या जाता है। वो शौक हो जाता है। तभी युवान एक एनर्जी से खोलता है, हमारा देखते हैं गेट खोलता है जिसमें से हम पॉइजन सेक्ट के लोगों को देखते हैं और ये पॉइजन सेक्ट का यंग मास्टर होता है। युवान बताता है अपना स्टोरी और अपना प्लान सुनाता है। अगर तुमको मैं मार भी दूं तो मैंने एक प्लान सोचा है। तुम पॉइजन क्लैन से लड़ते हुए मारे गए जो कि फर्स्ट एल्डर ये सुन के कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी युवान कमांड करता है कि सभी को मार दो। दोनों एल्डर्स बोलते हैं हाँ ठीक है क्यों नहीं। तभी वो तेजी से जाते हैं और सिर्फ कट पीट का हम सीन देखते हैं। किसी का गर्दन कट रहा है, किसी को कुछ कट रहा है, वो कट के सिर्फ बाहर ही जाता है। हम रेड हेयर का सीन देखते हैं जो काटते हुए आगे आता है। हम इस एल्डर का भी सीन देखते हैं जो कि काटते हुए आगे आता है। हम सिर्फ लास्ट से देखते हैं, सभी की तरफ चिल्ला रहे होते हैं, बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक स्लैश आता है और उसे भी काट देता है। ये लोग भी जा रहे होते हैं, मदद मांग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक और स्लैश आता है और इनको भी मार देता है। ये बैठा होता है नीचे और फिर काफी डर रहा होता है क्योंकि इसको भी हम लोग मार दिए होते हैं और ये बैठ रहा होता है कि क्या हुआ, मेरे वॉरियर्स अभी मर रहे, वो भी इतना दर्दनाक। तभी युवान उसके सर पे पैर रखता है। तभी युवान बोलता है पहले मैं तुम्हारे वॉरियर्स को मारूंगा, वो भी काफी खतरनाक मौत। ये अपने मन में युवान को गाली दे रही होती है और बोल रही होती कि मैं इसके स्किन में कैसे फंस गई, अब मेरा भी मर सकती हूँ, मेरे को ऐसे मरना नहीं है। और फिर युवान के सामने भीख मांगती है कि मेरे को मत मारो, मेरे को मत मारो। हम रेड हेयर का देखते हैं सीन जो कि सबको मार के खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि मैंने सबको मार दिया। युवान एल्डर हान से कुछ बोलता है, शेन क्लैन के वॉरियर्स को बोलो पॉइजन कैल के वर्ल्ड से निकालो और उनके बॉडी में छिड़क दो। हाँ, काफी अच्छा डिसीजन है सर। फिर युवान लेडी की तरफ मुड़ता है और बोलता है अब तुम्हारी बारी है, मैं तुझे एक ऐसा मौत दूंगा जो कि तू कभी सोच नहीं सकी। हमारा अगले दिन का सीन होता है। अगली सुबह डिमोनिक सेट के कास्टल में हिला हुआ था। पॉइजन क्लेन जो मुश्किल से अपनी रिपुटेशन बचा रहा था, एल्डर्स ने बिना किसी सर्वाइवर के पूरी तरह मिटा दिया। और सबसे बड़ा शौक, 6 मेजर सिक्स से सबसे बड़ा एल्डर्स क्लेन का ही एक रात में गायब। पॉइजन क्लेन के प्लेस में एल्डर्स क्लेन का 200 प्लस वॉरियर जहर में मारे गए। डर का माहौल था, पॉइजन क्लेन चुप नहीं था बैठा। प्रिंस जियोन मून की यू की बॉडी के सबके सुना था जो एकेडमी में कहते थे कि एल्डर क्लेन ने एकेडमी पर हमला करके प्रिंस और फर्स्ट एल्डर के बेटे को छुड़ाया। सेक्ट के लॉ तोड़ी गई और कुछ क्रिमिनल्स पकड़े गए, लेकिन लॉर्ड और एल्डर्स के बिना हालात अभी भी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल थी। विजय की स्टेज से लौट आया है। जैसे मैंने कहा था, पब्लिक ओपिनियन में अब एल्डर्स क्लैन के खिलाफ है उन रूमर्स की वजह से जो हमने फैलाया था। बहुत अच्छा काम किया तुमने। अपने मन में बोलती है, प्रिंस युवान आप वाकई में इम्प्रेसिव हो। हम भी रूमर्स फैलाने वाले थे लेकिन आपका डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट था। जब एल्डर क्लैन के लीडर वापस आएंगे ना तो उनका रिएक्शन देखने के मुझे काफी इंतजार है। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं अपने हॉस्पिटल के पास जहाँ युवान खड़ा होता है। गजनी बोल रहा होता है कि ये कल रात से खड़े हैं और वेट कर रहे हैं। दूसरा बोल रहा होता है कि मैं मास्टर को पहली बार ऐसे दुख में देख रहा हूँ। मून परेशान होती है युवान को देख के। तभी गेट खुलता है, युवान देखते हैं, हम देखते हैं हमारा डॉक्टर आ रहा होता है और काफी थका हुआ होता है। डॉक्टर पूछता है कि तुम यहाँ कब से हो? बोल रहा होता है डॉक्टर मेरा बॉडीगार्ड जेंग कैसा ठीक है? वो बोल रहा होता है अपने मन में, अच्छा तो इसी की वजह से यह रात भर बाहर था क्या?
मुझे लगा था वो सेंटिमेंटल नहीं होता, लेकिन शायद ये इंसान उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खास है, इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है। फिर युवान को जवाब देता है, मैं सच में काफ़ी चाहता था, लेकिन उसके सारे दांत निकाल दिए गए हैं और अब वो ज़िंदगी भर सिर्फ सूप ही पी सकता है। युवान सुन के शौक हो जाता है। डॉक्टर आगे बताता है कि चिंता मत करो, ये कि वो अभी बिल्कुल सही कंडीशन में, वो अभी स्टेबल कंडीशन में ही है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान था क्योंकि। ये सुन के युवान खुश हो जाता है। बाकी लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे होते हैं। डॉक्टर बताता है कि इसे बहुत सारे रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए तुम सब लोग मत आना। ये लोग बोल रहे थे, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हम ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं चिल्लाते हैं। मास्टर आप क्यों नहीं रेस्ट क्यों नहीं लेते हैं? डॉक्टर ने कहा है कि जंग सेट को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है और कंटिन्यू ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? बिजली बोल रहा था, हाँ आप जाके पहले अपना सो जाइए। फिर युवान रुकता है और बोलता है, ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एल्डर हवा के कहने के मुताबिक हमारे पैट्रिया जल्दी वापस आने वाले हैं, उससे पहले मुझे वो 2 विटनेस ढूंढने होंगे। पैट्रियाज और सिक्स सेट के चीफ नॉन प्रेशन की वजह से लेडी मुंह को गिराना इजी था, लेकिन जैसे ही वो वापस आएंगे वो मुझे कंट्रोल में रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए उनके रिटर्न आने से पहले मुझे हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। लॉर्ड को मिलाकर इस वक्त 4 एल्डर्स मौजूद हैं और वो ऑलरेडी 11th एल्डर के जोड़े में मिडिल हासिल कर चुके हैं और सिर्फ बाकी 2 बचे हैं। मुझे लगता है 9th एल्डर सबसे आसान होगा मानने के लिए। जैसे ही चेक के इंटरनल वोन्स ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों साथ में 9th एल्डर से मिलने चलेंगे। वोंग बोलता है कि लगता है आपके पास कोई प्लान है। हाँ मेरे पास प्लान है, हमें डिमोनिक रीचिंग स्वॉर्ड सेट जाना चाहिए। मुंह हुआ युवान डिमोनिक रीचिंग स्वॉर्ड सेट की चीफ है और 10th एल्डर है। 12 एल्डर में से सिर्फ 2 ही हैं जो औरत हैं और 4th एल्डर स्वांग है। उसका सेक्ट टेक्निकली ऑफिशियली, लेकिन असल में वो अकेला मार्टल आर्सिट है और मिनिमम स्टाफ रखना गया है सिर्फ सेक्ट के नाम के लिए। 2 ऐसे लोग हैं जिनको पैट्रियाज भी अवॉइड करता है। पहला 11th एल्डर ह्यूम फ्लाइंग फैंटम सेक्ट की और दूसरी 10th एल्डर हुआ डिमोनिक रीचिंग स्वॉर्ड सेक्ट की। मुंह हुआ तब तक हमें मिनट से बाहर नहीं निकलती जब तक एल्डर्स की मीटिंग ना हो या पैट्रियाज का डायरेक्ट ऑर्डर ना हो। वो किसी गेस्ट को भी अंदर नहीं आने देती, लेकिन अजीब बात यह है हर कुछ सालों में वो स्वॉर्ड सेक्ट और शैडो सेक्ट के चीफ से मिलती है। स्वॉर्ड और शैडो सेक्ट के चीफ हाँ हर बार मिलके वॉल के बाहर सुना है पहाड़ों में होते हैं। हमने पहले स्पाई भेजने की कोशिश की, लेकिन तीनों एल्डर्स इतने पावरफुल है कि कोई पास भी नहीं पहुंच पाता है। मीटिंग काफी सस्पिशियस है, पर युवान मुंह हुआ ये मिनर में ही रहती है। इसी वजह से पेट्रियाज ने 7 साल पहले ही उस पर नजर रखना बंद कर दिया। एलाइस और अचीवमेंट के होने के ना की वजह से वो एल्डर लिस्ट में काफी लो रैंक पर है, लेकिन उसकी मार्शल आर्टिस्ट मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। युवान हैरान होता है, क्या सरली से भी ज्यादा पावरफुल है? हाँ ये मानना पड़ेगा वो स्ट्रांग है, लेकिन जिद्दी और शॉर्ट टेम्पर वाली है। शायद वो तुम्हारा फॉलो ना करे, इसीलिए ये अच्छा चॉइस नहीं है। बेहतर होगा किसी और एल्डर को कन्विंस करो और उसे अपना विटनेस बनाओ। माय लॉर्ड, हम डिमोनिक रीचिंग स्वॉर्ड सेट पहुंच चुके हैं। फिर गेट पिटता है, पूछता है कोई है करके, तभी गेट खुलता है और बाहर आता है और बोलता है, कौन है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हाँ ये 12th एल्डर युवान है, इसे 10th एल्डर से कुछ काम चाहिए। क्या ये 12th एल्डर है? हाँ पर ये तो 20 साल का है, क्या सच में इतना यंग लड़का कोई एल्डर हो सकता है? युवान बोलता है, हाँ जैसे मैंने सोचा था, और फिर अपने टोकन दिखाता है। ये बोलता है ठीक है, मैं मैसेज आपको पहुंचा देता हूँ। फिर गेट बंद होता है, फिर वापस आता है और बोलता है सॉरी, वो बिना पेट्रियाज से किसी भी नहीं मिलती। ठीक है ओके एल्डर, मुझे माफ कर देंगे, वो कभी भी किसी भी पेट्रियाज के अलावा और किसी से जल्दी नहीं मिलती है। युवान अपने मन में बोलता है, मुझे लगा था वो कम से कम दरवाजे तक तो ग्रीट करने आएगी, पर लगता है वो वाकई में बहुत ज्यादा जिद्दी है। अब बाहर लाने के लिए और कोई तरीका सोचना पड़ेगा, शायद एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर उसकी स्पिरिट को चैलेंज करना होगा। तभी युवान अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है, जिससे पीछे सब हो जाते हैं। ये लोग हैरान होते कि ऐसा क्यों हो रहा है, अपना एनर्जी को बंद करता है। फिर युवान बोलता है कि सरली सही कह रहे थे, इसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद युवान बोलता है कि तुम मेरा एक और मैसेज भेज देना आखिरी। वो बोलता है ठीक है एल्डर, आप जो पाथ पे चल रहे हैं वो बिल्कुल सेम है स्वॉर्ड एंड स्वॉर्ड सेक्ट के, इसे जल्दी को मैसेज कर देना उनको। ठीक है मैं कर देता हूँ आपका ये मैसेज को। तभी वोंग आता है और बोलता है, माय लॉर्ड आप तो 10th एल्डर के जेड मिलियन लेने आए थे, फिर ये सवाल क्यों? मैं बस जानना चाहता हूँ वो सिर्फ बाइस्टैंडर रहेगी या दुश्मन भी बनेगी? लगता है आप उसका जेड मिलियन लेने का इरादा ही नहीं रखते, बस उम्मीद है। इतना ही बोलता है तो हम देखते हैं वो अपना एनर्जी रिलीज करती है और फिर ईवान सोच रहा था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। फिर ये आता है और बोलता है मैं आपको जल्दी लेके जाता हूँ अपने चीफ के पास। फिर वो अंदर आता है और बोलता है मैं गेस्ट को आपके पास लेकर आ गया हूँ। ये बोलती है ठीक है तुम जाओ। फिर वो पीछे मुड़ती है। ये बोलता है क्या यही है 10th एल्डर? हाँ ये लेकिन स्वॉर्ड क्यों पकड़ी है अभी? फिर वो नीचे उतरती है। ईवान उसको ग्रीट कर रहा होता है, अपना नाम बता रहा होता है। ये बोल रही थी ऐसा क्यों तुम? मुझे तुम्हारे चियोन लेगेसी या एल्डर के स्टेटस का कोई फर्क नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट की उम्मीद मत करना। मैं सिर्फ अपने पेट्रियाज के आगे झुकती हूँ और किसी के सामने नहीं। युवान अपने मन में बोलता है सच में ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली औरत है। और फिर स्वॉर्ड निकालती है और बोलती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि हम सब सेम पाथ में हैं? और तुम मुझे वो दोनों घटिया सेक्ट से क्यों कंपेयर कर रहे हो? मैं तुम्हें एक लेसन दिखाती हूँ अभी के अभी। और फिर स्वॉर्ड लेके आगे जा रही होती है। ये लोग हैरान होते हैं। वो स्वॉर्ड लेके जैसे ही बढ़ती है और ये एवान पहचान जाता है ये स्वॉर्ड टेक्निक, तभी अपना स्वॉर्ड निकालता है और उसके स्वॉर्ड से टकराता है। टकराने के बाद वो सोच में पड़ जाती है ये ऐसे कैसे। और फिर उसके बाद वो पीछे आती है और बोलती है आखिर तुम कौन हो ये बताओ पहले, और तुम मेरे स्वॉर्ड को कैसे रोक सकते हो? युवान पूछता है यही बात तो मैं तुमसे बोलना चाहता था, तुमने ये स्वॉर्ड टेक्निक को कैसे सीखा?
ये बोलती है, "हैं? ये स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में ये जानता भी है?" और बोलती है, "तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी कि तुमने ये स्वॉर्ड टेक्निक कहाँ से सीखा है?" ये स्वॉर्ड टेक्निक मैंने डिमोनिक रीचिंग स्वॉर्ड सेक्ट से सीखा है। और हाँ, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई स्वॉर्ड डिमन का कोई डिसाइपल भी। क्या लॉर्ड, आप जो यूज कर रहे हैं टेक्निक, वो क्या डिमन स्वॉर्ड टेक्निक है? युवान बोलता है, "ये इवॉल्व्ड स्वॉर्ड टेक्निक है।" गजनी बोलता है, "क्या ये पावरफुल इवॉल्व डिमन स्वॉर्ड टेक्निक है? क्या ये डिमोनिक स्वॉर्ड का आर्ट है? पर ये तो टेक्निक 500 सालों पहले ही गुम हो चुकी थी। रुको जरा, बट हमारे लॉर्ड ने ये कैसे सीखा?" ये बोलती है, "आखिर क्या तुम्हें वही नेमलेस ने भेजा है मेरे पास?" क्या? कौन नेमलेस? फिर ये अपने मन में सोचती है, क्या उसे पता नहीं है डीमन स्वॉर्ड सेट के आउटर मार्शल आर्टिस्ट को ये सिखाते नहीं है इवॉल्व स्वॉर्ड टेक्निक कैसे आया ये इसके पास? और वो मेरी फॉर्म को नलीफाई तभी कर सकता है जब वो उसे टेक्निक का पूरा डिटेल हो। लगता है ये एल्डर युवान स्वॉर्ड डीमन स्वॉर्ड मैनुअल के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं रखता। फिर पूछता है एल्डर से कि आपने ये स्वॉर्ड टेक्निक कहाँ से सीखा? ये बताती है, इवल डीमन स्वॉर्ड डीमन स्वैक्ट का है। मुझे तुमसे पूछना चाहिए तुम्हें ये आता कैसे है? हाँ, ये डीमन स्वॉर्ड टेक्निक है, लेकिन एक बात क्लियर है, तुम भी डीमन स्वॉर्ड का हिस्सा नहीं हो। ये सुन के वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुमने ऐसी हिम्मत कैसे हुई बोलने का? अब तुम्हें मैं मार के रखूंगी। अब मैं अपनी पूरी ताकत लगा के तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। युवान अपने मन में बोलता है। उसे समझाना आसान नहीं है कि इवॉल्व डीमन स्वॉर्ड मुझ पर काम नहीं करेगा, फिर भी उसे इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है? इतना बोलते देखते हैं वो टेक्निक कर रही होती है अपने युवान के पास। युवान उसको ब्लॉक कर देता है अपने स्वॉर्ड से और काफ़ी अच्छे से उसे फाइट बैक कर रहा होता है और बोलता है, ये डिफरेंट स्वॉर्ड इवॉल्व टेक्निक है और ये बहुत कमज़ोर है और इसका कमजोरी मैं पता कर सकता हूँ। देखती हूँ तुम भी कितने देर तक मेरे सामने टिक सकते हो। इतना बोल के वो अपना टेक्निक यूज़ करती है जिससे युवान उसको रोक लेता है और काफ़ी फाइट हो रहा होता है। काफ़ी गुस्सा हो रही होती है, बोल रही होती है, हाँ इसने सच में इवॉल्व डीमन स्वॉर्ड टेक्निक सीख चुका है। और फिर वो पीछे आती है और बोलती है, ये कितना बेकार बात है। और इतना बोलते युवान बोलता है, हाँ ये तो फर्स्ट फॉर्म जैसा लग रहा है, और हमारे युवान पे अटैक कर रही होती है। युवान फिर ब्लॉक कर रहा होता है और बोलता है, हाँ इसने काफ़ी अच्छे से सीखा है। ये बोल रहा होता है, काफ़ी सिमिलर लग रहा है दोनों का 7 डिमन स्वॉर्ड टेक्निक। ये आखिर है कौन? इसने खाली इवॉल्व ही नहीं किया, इस टेक्निक को मास्टर भी कर रखा है और इसके सारे के फ्लोज को पता है इसे। एक ही मिनट रुको। और ये काफ़ी अलग तरीके से परफॉर्म कर रहा है एकदम। आखिर ये है हो कौन सकता है? इतना बोलते ही युवान पे एक और स्वॉर्ड लगाती है। युवान नीचे झुक जाता है और ये शॉक्ड हो जाती है। फिर युवान पीछे आता है और उसका स्वॉर्ड को पीछे फेंक देता है और वो घूमते हुए पीछे फेंकाती है। युवान उस पे जैसे ही अटैक करने जा रहा होता है और वो नीचे गिर जाती है। और फिर युवान बोलता है, क्या तुम ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहती हो? फिर अपने मन में बोलता है कि आखिर ये है कौन? इसमें कोई शक नहीं है कि उसने डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म किया है। क्या ये नेमलेस की तरफ से आया है क्या? युवान पूछता है कि जल्द में बताओ, ये डीमन स्वॉर्ड टेक्निक तुमने आखिर कहाँ से सीखा? मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकती। अगर तुम चाहते हो कि मैं हार की कीमत चुकाऊं तो ये अपनी एक हाथ देती हूँ, तुम इसे काट सकते हो। इसकी जिद देखकर लगता है उसके ताल्लुकात नेमलेस से सीखी हुई है। अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर चलो किसी और बात पर बात करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा स्वॉर्ड सेक्ट या स्वॉर्ड सेक्ट से कोई रिश्ता नहीं है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं उनके साथ इस दुनिया में कोई एग्जिट करना ही नहीं चाहता। रुको, क्या तुम कल्ट के 7th यंग मास्टर हो? तुम मुझे जानते हो क्या? तुम्हारे पैदा होते एल्डर की मीटिंग में तुम्हारा नाम कुछ बार बार लिया गया था, तो क्या उसने सच में पूछा था ये जान के लिए कि मैं उन दोनों सेट के साथ हूँ या नहीं हूँ? लगता है ये मेरा गुस्सा मुझ पर ही हावी हो गया था। सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हाँ, तुम कह सकते हो उसके साथ मेरा कुछ बॉन्ड है। लगभग 500 साल पहले स्वॉर्ड डिमन के 3 मैसेंजर थे, जंगवंग, चियोनगोन और होंगयोन। स्वॉर्ड डिमन डिमोनिकल के एब्सोल्यूट लॉयल्टी मांगता है। उसका प्लान था कि सबसे स्किल्ड मैसेंजर को अपना एक सिग्नल डिसाइपल बनाना और उसके बाकी दो के वक्त पेट्रियाज मुंह हुआ और चियोन बॉडीगार्ड रखना। लेकिन ग्रैन्यूर और चियोन लालच में आगे उन्होंने मिरर सेक्ट के उसे यूज किया, पेट्रियाज से शादी करने का प्लान बनाया। स्वॉर्ड डिमन को दिखाने के लिए गुस्सा और निराश हुआ। उसने माना कि उसके स्ट्रेटजी उनके बिगड़ गई है और इसीलिए उन्हें तुरंत छोड़ दिया गया। मेरा एंसेस्टर होंगशियोन या डिमोन स्वॉर्ड सेक्ट का लेगेसी बनाता रहा और लेकिन उन दोनों ने सब बेकार कर दिया। फिर भी वो होंगनियन या स्वॉर्ड डिमन स्वॉर्ड कभी भी भुलाया नहीं। स्वॉर्ड डिमन बिना किसी ऑफिशियल डिफाइबल के दुनिया में छोड़ गया और असली डिमन स्वॉर्ड सेक्ट वहीं खत्म हो गया। उसके बाद होंगयोन और खुद को सक्सेसर मानकर सेकंड डिमन स्वॉर्ड सेक्ट ने बनाई थी, लेकिन एल्डर्स ने उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। और सबसे बुरी बात यह है कि जिस कंक्लूडर ऑफ एल्डर मेरे एंसेस्टर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसी कंसेसर चियोन ग्योंग स्वॉर्ड सेक्ट और जियोंग मोंग शैडो सेक्ट डिमन स्वॉर्ड सेक्ट का ऑफिशियल सक्सेसर मान लिया गया। मेरे एंसेस्टर ने एक वॉरियर किया, लेकिन पेट्रियार्च का एक परिवार होने की वजह से उन्हें 10 साल के लिए कैद कर लिया गया। जब वो बाहर आए तब देखे कि दोनों सेक्ट का स्टेटस काफ़ी बढ़ चुका था और वो इस बार कुछ कर नहीं सकते थे। इसी गुस्से में इन जेस्टेशन के खिलाफ मेरे एंसेस्टर ने डिमोनिक रीचिंग स्वॉर्ड सेक्ट बनाई ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। उनकी 3 विश थी। पहली, डिमन स्वॉर्ड सेक्ट की लेगेसी इनहेरिट करना और स्वॉर्ड डिमन के इनहेर को वापस लाना। दूसरी, स्वॉर्ड डिमन की असली टेक्निक इवॉल्व डिमन स्वॉर्ड को पूरी तरीके से रिस्टोर करना। युवान अपने मन में बोलता है, अजीब बात है, सिर्फ इवॉल्व डिमन स्वॉर्ड होता तो समझ में आता, 500 सालों में रिस्टोर हो चुका होता, लेकिन उसे 24 और डिमन स्वॉर्ड कैसे आती है? वो टेक्निक बजरकर साइबर गोड से लड़ने के बाद काउंटर एनालाइज करने की बनाई गई थी।
और तीसरी विश थी कि पेट्रियाज और कल्ट के लिए पूरी वफादारी। जैसे स्वॉर्ड डिमन चाहता था, वो शैडो सेट और शॉर्ट सेट के जैसे कचरे को मिटाकर कल्ट के उनके कब्जे से आज़ाद करना चाहता था। युवान ये सुन के हैरान हो जाता है। सर ली से जो सुना था, स्वॉर्ड डिमन का मैसेंजर सिर्फ लालची ऐसे ही नहीं लगता, पर मुझे पता नहीं कि उनमें से एक सच में स्वॉर्ड डिमन का मिशन पूरा कहना चाहता था और उसके डिसेंडेंट भी है। हैरानी होती है कि 500 साल बाद भी ये वफादारी जिंदा है। डिमोनिक रीचिंग स्वॉर्ड सेट ही असल में डिमन स्वॉर्ड सेट का ट्रू डिसेंडेंट है। इतना ही सुनते वो रोने लग जाती है और बोलती है अपने मन में, हमारे सेठ को ये सुनने की कई तमन्ना थी कई दिनों से, और आज इस बच्चे ने अपने मुंह से सुना रहा है। सोच भी नहीं सकती कि ये फादर अगर हमारे यहाँ सुनते तो वो कितना भावुक हो जाते। युवान आगे बताता है, मैं फॉर्मली रिक्वेस्ट करता हूँ टेंट एल्डर और डिमन स्वॉर्ड की ट्रू डिसेंडेंट मुंह ही हुआ, कृपया मेरी विटनेस बनाए ताकि मैं मिरर पीस रूट तक असेंडेंट करूँ। अगर आप मेरी विटनेस बनी तो मैं वादा करता हूँ मैं सिक्स सेट के कल्ट पर कभी भी एब्सोल्यूट कंट्रोल वापस नहीं आने दूंगा। हाँ, तुम्हें लगता है तुम आसानी से क्रेडिट दे सकते हो? अगर ये इतना आसान होता ना तो ये कब का हो चुका होता। उसने पॉइजन सेट को पहले ही तबाह कर दिया और शहर में जो बचे शैडो सेट के लोगों थे उनको भी मार दिया, जिनमें से लेडू मुंह भी शामिल थी। क्या क्या ये बात सच में है? युवान की तरफ देखती फिर युवान बताता है अपना, मैं सीधा बात करता हूँ एल्डर युवान, अगर आप मुझे अपनी वफादारी का वादा करते हैं तो मैं इंश्योर करूंगा कि आप ही स्वॉर्ड डिमन की लेगेसी ऑफिशियली सक्सेसर होंगे। क्या तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है युवान? मैं कहना चाहता हूँ कि आप ही स्वॉर्ड डिमन के असली हकदार होंगे। अच्छा, स्वॉर्ड डिमन की टेक्निक मुझे पास डाउन करोगे? क्या तुम्हें अगर लगता है कि तुम ये कैसे करोगे? तुम जानते हो एकेडमी को क्यों बनाया गया था? इसका असली पर्पस था स्वॉर्ड डिमन का एक ट्रू सक्सेसर तैयार करना। जो 6 एग्जामिनेशन पास करता है वो एक सीक्रेट मैनुअल मिलता है जिसमें स्वॉर्ड डिमन की सारी टेक्निक होती है। क्या स्वॉर्ड डिमन ने इसकी इजाजत दी थी? बताने से बेहतर है मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। फिर युवान जाता है अपना स्वॉर्ड लेके और अपने टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तैयार होता है और वो टेक्निक यूज करता है इवोल्व डिमन स्वॉर्ड टेक्निक को। जैसे ये दोनों भी हैरान होते हैं, ये बोलती है हाँ ये सच में इवोल्व डिमन स्वॉर्ड टेक्निक है। युवान स्लेस लगाता है और काफी सारी टेक्निक्स को दिखाता रहता है और हम आगे सीधा बढ़ते हैं जहाँ पे वांग बोल रहा होता है ये तो पिछले से भी ज्यादा पावरफुल और काफी क्लीन टेक्निक लग रही है। तभी हमारे युवान को देख के एल्डर बोलती है ये सच में एक सीक्रेट टेक्निक है। 24 डिमन स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करना यही उस राज का असली जवाब था जो मुझे सालों में अंधेरे में रखा हुआ था। इतना देख के वो अपना बैठ जाती है और काफी अपने मेडिटेट करके अपने एनर्जी को फील करती है और कल्टीवेट करने लग जाती है। ये लोग हैरान हो जाते हैं और युवान अपने मन में बोलता है, लगता है उस अवेकिंग उस अल्टीमेट स्टेज में जीनियन मास्टर तक पहुंचने दिया। मुझे याद नहीं है कि मेरी अवेकिंग के इस स्टेप पर कब हुई थी। तभी एक नीडल उड़ते हुए उसके पास जा रहा होता है। युवान उसको अपनी एनर्जी से रोकता है और गजनी आके उसको पकड़ लेता है और पूछता है कि ये क्या है, क्या एक पॉइजन डार्ट है? फिर वांग दौड़ रहा होता है किसी के ऊपर पकड़ने के लिए और पकड़ के लाता है और बोलता है ज्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश मत करना, और फिर दूसरे को भी पकड़ के लेकर आता है और देखते हैं हम जिसको वांग ने पकड़ा होता है वो मर चुका होता है और बोलता है ये अच्छी बात नहीं है। तभी वो भी मरने जा रहा होता है लेकिन उसका जबड़ा को रोक दिया होता है अपने युवान ने अपने पावर से। उसका दांत को निकाल के बोलता है तुम सब लोग एल्डर युवान को गार्ड करो। ये तीनों मान जाते हैं और तीनों के तीनों गार्ड कर रहे होते हैं और युवान अपने मन में बोलता है इसके दांत में पॉइजन लगा हुआ है और ये चाह रहा था कि ये मर जाए। तभी युवान उसको बोलता है मुझे अभी जवाब सुने इसलिए मैं तुम्हारे नसों को बंद कर दे रहा हूँ। पूछता है कि आखिर तुमको किसने भेजा? ये बोलते हैं हाँ तुम बोलना क्या चाहते हो? मुझे समझ में आ गया तुम्हें किसने भेजा है। तभी वो उसके प्रेसेस पॉइंट को बंद करने लग जाता है वापस और बोलता है लगता है तुम बोलने वाले नहीं हो क्योंकि तुम एक स्पाई हो। तभी उसका एक उंगली को ब्रेक करता है और बोलता है मैं तुम्हारी हर हड्डी को एक एक करके तोड़ूंगा, अगर बीच में सच बोले तो अपनी आंखों की पुतली ऊपर नीचे हिला लेना। पर मुझे लगता है तुम साइलेंस ही रहोगे क्योंकि तुम एक स्पाई हो। ये बोल रहा था प्लीज मुझे माफ कर दो करके। हम देखते हैं दोनों के तीनों उसके बगल में गार्ड कर रहे होते हैं, उसका फेस में बोल रहा होता है, कुछ क्रैक आ रहा होता है, फिर रिस्टोर हो जाता है और हम देखते हैं कि कुछ होता है और वो एकदम जवान लड़की जैसे दिखने लगती है और फिर वो सीधा युवान के पास जाती है, उसके सामने झुकती है और बोलती है मैं यूमुहिया हूँ, टेंट एल्डर चीफ ऑफ डिमोनिक रीचिंग स्वॉर्ड की। मेरी लॉयल्टी है ए ट्रू सक्सेसर द डीमन स्वॉर्ड टेक्निक युवान के लिए। वो फिजिकली रिस्टोर होने के बाद बिल्कुल 20 साल की लग रही है। यंग डेज में एल्डर युवान काफी खूबसूरत रही होगी। लगता है मुझे मेरी सेकेंड विटनेस मिल गई है। सर ली ने सही कहा था, उनके पास कल्ट की बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट स्किल है और अब वो मेरी फॉलोवर है। हम स्टडी रूम का देखते हैं जहाँ रीचिंग शॉर्ट साइड के अंदर का सीन होता है। मेरा स्टाफ 10 साल से मेरे साथ था, सोच भी नहीं सकते थे कि वो शॉर्ट साइड का एक स्पाई निकलेगा। बस सोच कर रहा हूँ मेरा खून खोलता है। एल्डर युवान, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपके उनके बीच में क्या हुआ था? ये बात लगभग 8 साल पहले की है। एक रात मैं मिनर के सामने ट्रेनिंग कर रही थी, तब अचानक से वो मेरे सामने आया और खड़ा हुआ। उसने अपने फेस को कवर किया हुआ था। मैंने उसे फाइट की, इंट्रोडर को छोड़ा नहीं, लेकिन एक ही फॉर्म में हार गई। तब उसने कहा तुम्हें इवॉल्व डिमन स्वॉर्ड से अच्छे से रिस्टोर किया है। अगर डिमन स्वॉर्ड सेट की लेगेसी आगे बढ़ानी है तो 3 दिन में रात 10 बजे होयन पीक 10,000 ग्रैंड माउंटेन के स्वॉर्ड हट में आ जाना। इतना कहकर वो गायब हो गया। आवाज बदली हुई थी।
पहचान में काफी मुश्किल था। काफी सोचने पर फिर ओवन पेंग के जाने का फैसला किया। उसने इवोल्व डीमन स्वॉर्ड पहचाना था और डीमन स्वॉर्ड सेट का नाम भी लिया था, इग्नोर नहीं कर सकते थे। पीक पर पहुंचे ही सौर लगा स्वॉर्ड सेट का चीफ और स्वॉर्ड देव सेट का चीफ दोनों मौजूद थे। और तब मास्टरमैन आया। सामने आओ, डीमन स्वॉर्ड सेट का नाम यूज करके हमें यहाँ क्यों जमा कर रहे हो? तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा नाम लेना है तो मुझे नेमलेस कह दो। मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि इवोल्व डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को भूली हुई टेक्निक तुम्हें याद दिला सकूं, क्योंकि तुम की स्वॉर्ड डीमन की लेगेसी आगे ले जा सको। क्या तुमने क्या बोला आके? फिर वो अपना स्वॉर्ड टेक्निक को दिखाता है इन लोग को और फिर वो लोग बोलते हैं, क्या ये सच में एक डीमन स्वॉर्ड टेक्निक इवोल्व है? हाँ, मैंने तुमसे कहा था। आगे तुम हमें पास ये क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इसलिए मुझे यकीन है कि ये आगे लेगेसी बढ़ेगी जरूर स्वॉर्ड डीमन की। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। चियन ग्योन और जंक्शन मेरे डीमन स्वॉर्ड को छोड़ दिया और उसकी सेट को बराबर कर दिया। उन दोनों के सेट्स ने डिसेंडेंट ही हक के लिए लाया ही नहीं। क्या तुमने क्या कहा? हमारे इंस्ट्रक्टर का बदनाम कर रहे हो? हिम्मत कैसे हुई? एल्डर युवान, क्या तुम्हें हमें टेस्ट करना है? हाँ, हंसो मत, मैंने सिर्फ सच ही बोला है। तुम सब कोई बस करो। और फिर अपना स्वॉर्ड निकालता है और इनको बोलता है, स्वॉर्ड डीमन का सिर्फ वही एक ट्रेजर नहीं था जो मैं तुम सबको देना चाहता हूँ। इतना बोलते वो दूसरा टेक्निक उन लोग को दिखाने लगता है। वो लोग काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं, ये टेक्निक 20 फ्लोर का डीमन स्वॉर्ड टेक्निक है। ये लास्ट टेक्निक है स्वॉर्ड डीमन का जिन्होंने छोड़ के गया है। आज मैं इवोल्व डीमन स्वॉर्ड पास कर रहा हूँ और 3 साल बाद जो इसे बराबर बेहतर तरह से परफेक्ट करेगा वो 24 डीमन स्वॉर्ड दी जाएगी। मैंने भी इतना मेहनत नहीं की ताकि वो दोनों स्वॉर्ड डीमन की आखिरी टेक्निक पा सकें। मुझे पूरा यकीन था कि सिर्फ मैं ही इसे परफेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। स्वॉर्ड डीमन सेट दोनों की इंटरनल एनर्जी की फाउंडेशन डीमन स्वॉर्ड सेट से ही आती है। 3 साल बाद जब ओवन पीक पर मिले तो दोनों ने इवॉल्व डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को परफेक्ट कर ली थी। नेमलेस ने किसी एक को चुना नहीं पाया, इसीलिए हमें एक और मौका दे दिया। 2 साल। जो टेक्निक की वीकनेस को कंप्लीट करेगा उसी को 24 और डीमन स्वॉर्ड मिलेगी। जब मैंने अपने दरवाजे बंद कर लिए और इस टेक्निक पर जान लगाकर काम किया। तो यही थी इवोल्व डीमन स्वॉर्ड टेक्निक जो उसने कही थी। पर कंपटीशन कभी कभी बहुत खतरनाक होता था। स्वॉर्ड और सेट सेट के दोनों चीफ कल्ट के टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट में थे। उन्हें भी पूरी जान लगा रही थी इसे टेक्निक को ऑलमोस्ट इनप्लेबल बनाने का। सेकंड राउंड में भी कोई क्लियर विनर नहीं दिखा। तब नेमलेस ने हमें एक आखिरी प्रपोजल दिया। तुम सब इतने ब्रिलियंट मार्शल आर्टिस्ट हो कि मैंने अभी भी किसी एक को फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं विक्ट्री चुनने का तरीका बदल रहा हूँ ताकि पता चले कौन सच में स्वॉर्ड डीमन की टेक्निक के लायक है। याद है ना 24 और डीमन स्वॉर्ड का फर्स्ट फॉर्म जो मैंने तुम्हें 5 साल पहले दिखाया था? तुम्हारे पास 3 साल है, वापस आकर मुझे 24 और डीमन स्वॉर्ड का फर्स्ट फॉर्म रिक्रिएट करके दिखाओ। अगर तुम में से सच में स्वॉर्ड डीमन की लेगेसी आगे बढ़ाने की चाहते ही और थोड़ी सी भी किस्मत साथ दे तो तुम परफेक्ट कर लोगे। क्या सिर्फ एक बार देखी हुई फॉर्म को मास्टर करे? ना प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक पता है, ना कोई गाइडेंस। ये स्वॉर्ड टेक्निक किसी पे स्पेशल ब्रीदिंग पे टेक्निक पे जरूरी नहीं रखती। तब अचानक नेमलेस ने अपनी तलवार निकाली और हमें वो फर्स्ट फॉर्म दिखाया। ये एक अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक थी। 24 और डीमन स्वॉर्ड टेक्निक के बराबर थी। हम सब शौक में रह गए थे, लेकिन 24 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक अलग थी। ये इसे यूज करने का नेमलेस का ठीक कर लड़क गया था। तब मुझे लगा शायद बाकी दोनों इस फॉर्म को बारे में कुछ जानते थे जो मुझे नहीं पता था। उसने कहा था 3 साल बाद मैं तुम सबको इसी शॉर्ट फॉर्म पर टेस्ट करते देखूंगा। अगर तुम 24 डीमन फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट कर लोगे तो मैं इस फॉर्म को कंटिन्यू करूंगा। तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ये सब 3 साल पहले हुआ था। तो यही थी सरली की लास्ट मेंशन के पीछे की असली कहानी। 3 साल पहले मतलब आप पहले ही द नेमलेस से मिल चुके हैं। मैं उससे 2 हफ्ते में मिलने वाली थी। यंग लॉर्ड, आपने स्वॉर्ड डीमन स्वॉर्ड मुझे देने का वादा किया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी ताकि वो गुनहगार गद्दार कभी भी स्वॉर्ड डीमन की टेक्निक हासिल ना कर पाए। पर नेमलेस को 24 डीमन स्वॉर्ड के बारे में कैसे पता चला? उसे तो टेक्निक का टाइटल मालूम है। ये तभी पॉसिबल है जब किसी ने अंडरग्राउंड वर्ल्ड के मैनुअल को देखे हो और सिर्फ इस एग्जामिनेशन पास करने वाला होता है। पर सुना है 70 सालों में किसी ने वो एग्जाम पास ही नहीं किया। तो फिर ये नेमलेस आखिर कौन है और वो कौन सी स्वॉर्ड फॉर्म है जिसे वो काउंटर करने के लिए 24 और डीमन स्वॉर्ड बनाई गई थी? क्या आपको याद है वो स्वॉर्ड फॉर्म जो नेमलेस 3 साल पहले दिखाई थी? अगर ऐसा है तो क्या हम आपके क्लोज ट्रेनिंग रूम में जा सकते हैं, सिर्फ हम दोनों? तभी दोनों के दोनों क्लोज ट्रेनिंग में जाते हैं। युवान अपना टेक्निक यूज करता है इसी शॉर्ट फॉर्म से, जैसे 24 ऑफ डीमन स्वॉर्ड के सिर्फ एक ही फॉर्म से काउंटर किया जा सकता है। अगर मेरा गेस सही है तो वो स्वॉर्ड फॉर्म शायद इतना बोलते ही अपना युवान शॉर्ट फॉर्म को टेक्निक करने लगता है। ये देखती है, हाँ ये कैसे हो सकता है, उस नेमलेस के जैसे बिल्कुल मैच कर रहा है। क्या तुम्हें ये कैसे स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में पता चला? तुमने तो कभी मेंशन नहीं किया था कि इसको इतना अच्छे से तुम कर सकते हो।
रुको जरा, क्या उस नेमलेस ने इसे ही क्रिएट किया था? फर्स्ट डिमोनिक लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट ने, जिसे मैंने मैनुअल्स में पढ़ा था और जिसे सिर्फ पेट्रियार्च के अलावा किसी को भी पास नहीं किया जा सकता, और किसी ने 70 साल पहले एग्जामिनेशन भी पास नहीं किया था। तो आखिर ये हो कौन सकता है जो डिमन स्वॉर्ड आर्ट्री को इतना अच्छे से परफॉर्म कर सके? मुझे लगता है इससे जल्दी मिलना पड़ेगा। वेलकम बैक माय लॉर्ड, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। इस पल से मैं आपके साथ रहूंगी और आपकी मदद करूंगी। ये लोग शौक हो जाते हैं, चाहे अपने पर्सनल गोल्स के लिए सही हो। यंग लॉर्ड का मिरर प्रीस्टहुड तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन उसके दुश्मन बहुत ज्यादा है। मुझे पता है यंग लॉर्ड बहुत पावरफुल है, पर जब सामने सिक्स एक्ट हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, इनका बोलना काफी सही है। मुझे कहाँ इतना अजीब फील हो रहा है। फिर वो सांस लेती है और बोलती है, आपको यंग लॉर्ड के साथ रहना हमारे लॉर्ड के लिए बड़ा एडवांटेज है इंटरियन, लेकिन क्या आपका मिनर छोड़ना स्वॉर्ड सेट और सिवर सेट को सफिशियस नहीं कर देगा? तुम सही कह रहे हो, इतना आगे में सोचने नहीं चाहिए। इतना बोलते ही वांग हंस रहा होता है और बोलता है, ग्यू ज्यादा तुम टेंशन मत लो। है तुम क्या बोले, ये हमारे लॉर्ड की बात है। और फिर हम देखते हैं मिनर सेक्ट में फैंटम सेक्ट का हमारे सीन होता है, जहाँ पे बोल रहा होता है वेलकम बैक यंग लॉर्ड। फिर वो किसी को देखती है और सोचती है यह आखिर यंग लड़की है कौन। काफी फेस इसका जाना पहचाना लगता है। ये देखती है, इसकी माँ का भरोसा मेरे को तू ऐसे कैसे देखती है रे? अरे नक्चड़ी औरत, तू कैसे बोल रही है ऐसे बात? हाँ, तुम्हारा आवाज काफी रूड है, जैसे उससे के जैसे। इसने मैंने कभी सुना है क्या? रूड? रुको जरा, तुमने क्या बोला? क्या तुम एल्डर युवान हो? अरे अरे, तुम्हारा स्किन तो काफी ग्लो हो गया है, तुम रियली में काफी फिजिकल रिस्टोर हो गई है। मैं काफी नर्वस हूँ। एल्डर हवा, क्या पॉसिबल है कोई स्किन मास्क क्रिएट करने के लिए एल्डर युवान के लिए चाहिए, इसीलिए ताकि उसकी फिजिकल रिस्टोर छुपाई जा सके? हमें कोई और चाहिए जो एल्डर युवान बनकर एक्ट करे। तो एल्डर युवान आपकी बॉडीगार्ड बनेगी? पता नहीं ये आइडिया किसने बनाया, पर काफी ब्रिलियंट है। पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जिससे कि कोई मेरे पीछा कर रहा हो। ये हवा सीधा वर्कशॉप चला गया, युवान के लिए स्किन मास्क बनाना। युवान ने भी एक दिन रेस्ट लेना डिसाइड किया। एकेडमी छोड़ने के बाद वो बिल्कुल आराम नहीं मिला। इस बीच वांगली और हैंगविंग अपने अपने सेक्ट पेरेंट्स से मिलने चल गए। ग्यू भी अपने भाई को अकेला छोड़कर परेशान थी, इसीलिए वो भी डिमोनिक पाम सेक्ट चली गई। और देखते ही देखते एक हफ्ता पूरा गुजर गया। माफ कीजिए माय लॉर्ड, आपको वरी देने के लिए। मैं ठीक हूँ, सिर्फ इंटरनल इंजरी थी, अब फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ। बस बेगी को एक्सटर्नल इंजरी हुई थी, उसे कुछ दिन लगेगा। वेलकम बैक। पेरेंट्स कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है माय लॉर्ड। भाई भाई भी सेफ है? हाँ, अच्छा लगा सुनकर। अब जब बेगी को छोड़कर सब वापस आ गए हैं, मैं नेक्स्ट प्लान अनाउंस करता हूँ। वांगुल, हॉबियोंग और ग्यू अकेडमी के टाइम फॉलोवर जज उनके सीक्रेट्स कांटेक्ट करो। माय लॉर्ड, कम से कम 3 लोग आपके साथ होने चाहिए। होमबैंग और मैं काफी हैं। गियो, तुम मेरे साथ रहो। मेरी वजह से तुम सब इंजर्ड हो। सॉरी। बिल्कुल नहीं माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, होमबैंग आपका नंबर ऑन फॉलोवर वापस आ गया। लगता है इस बार मेरी मर्जी चलने वाली नहीं है। चलो माना, कभी कभी वांगुल काम भी नहीं आता। ठीक है, फिर मैं वॉरियर डाउन साइड जा रहा हूँ, यहाँ बाकी सब तुम लोग संभाल लेना। सीन शिफ्ट होता है डिमोनिक कल्ट के शहर के वॉल्स के अंदर ईस्ट कॉर्नर पे हायर रैंकिंग वॉरियर डांसिंग सेट। इनका मानना काफी बड़ा फैसली है, और सिर्फ साइज के हिसाब से देखने में तो ये तुम्हें सिक्स सेट को भी टक्कर दे सकता है। बस एक ही उम्मीद है, इनका जेड मिलियन लेना इतना मुश्किल साबित ना हो। यंग मास्टर आप आ गए क्या? हाँ, मैं आ गया हूँ, आप गेट खोले। अरे वाह यंग मास्टर, आप तो काफी बदल गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं। क्या इसका मतलब आप एकेडमी से ग्रेजुएट हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल। तो जल्दी जाओ, फादर को बताओ कि मैं यंग लॉर्ड युआन चियोन के साथ आया हूँ। जी बिल्कुल। लगता है सब काफी क्लोज हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे लॉर्ड को ये जेड मिलियन लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यंग लॉर्ड, मेरा मतलब एल्डर युआन, आप हमारे छोटे से मिनट तक कैसे आ गए? आपका स्वागत है। आपकी मेहरबानी नवाजी के लिए शुक्रिया एल्डर साहब। आए अंदर तशरीफ लाएं। अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो दावत तो बनती है, भले ही अभी दिन की रोशनी हो, लेकिन मुझे लगता है आज का मौका ऐसा है जहाँ दिल खोलकर पीना चाहिए। लगता है फादर थोड़ा ज्यादा ही हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं अभी। गेस्ट हॉल का सीन होता है, वॉरियर डांसिंग सेट का गेस्ट हॉल। लेकिन कृपया पेट भर के खाना। हाँ, जब आप एल्डर बेग के सामने लड़े थे ना, मैं आपकी गॉड लाइक मार्शल आर्टिस्ट स्किल देखकर बिल्कुल हैरान हो गया था। ये ज्यादा हैरान हो रहा है। एल्डर सामा, आज मैं यहाँ एक खास वजह से आया हूँ। बोलिए, अगर मेरी ताकत में हुआ तो मैं खुशी खुशी मदद करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे विटनेस बनते, ताकि मैं मिनर प्रीस्टहुड तक का असेंडेंट कर सकूं। ओह मू, तुम तो नेक्स्ट मिनर प्रीस्टहुड बनने के लायक हो। इतनी फॉर्मल्स की कोई जरूरत नहीं है, इतने रिग्ड होने की भी कोई बात नहीं है। चलो जाओ। फिर किसी को ऑर्डर देता है और वो जाता है, और हम देखते हैं कोई लड़की आती है और ग्रीटिंग करती है। युवान को बोलती है कि मैं युवान सावा हूँ। युवान भी उसको ग्रीट कर रहा होता है, बोलता है ये
हाँ, तो तुम्हारा मेरा बेटी का क्या ख्याल है? ये मेरी सबसे बड़ी लड़की है। बिल्कुल, एल्डर जॉन आपके मेरे पे छोड़ के एक्सीडेंट का विटनेस बनना है। मेरे लायक एक बंदा समान होगा। लेकिन अगर हमें एक दूसरे पर सोचना है, भरोसा करना है, तो उसे ट्रस्ट की कोई सॉलिड फाउंडेशन भी होनी चाहिए, है ना? तभी युवान पूछता है कि तुम क्या करने का सोच रहे हो? ये बोलता है मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे बेटी से शादी कर लो। वाह! ये जेट फ्लेयर वाइन खुशबू से नेक्स्ट लेवल है। कसम से अगर वो अंकुल को पता चल गया ना तो हम यहाँ पे पी रहे हैं तो वो बंदा जलन से ही मर जाएगा। क्या लगता है तुम्हें? ये मेरी बेटी है, चक की छोटी बहन। चक की बहन पर यहाँ क्यों आई है? देखो एल्डर इवान, अगर हमें एक दूसरे पर भरोसा बनाना है तो उसकी फाउंडेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए ना। हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? जितना मैंने सुना है आप अभी तक शादीशुदा नहीं हो एल्डर युवान। हो सकता है वो परफेक्ट ना हो लेकिन मेरी बेटी से शादी करने का क्या ख्याल है? इतना में अपनी मून चाय उगल देती हो बोलती है क्या बोल रहे हैं ये? युवान बोलता है एल्डर सामा का इस प्रपोजल में थोड़ा सा ठीक अबैक हो गया हूँ। क्या पसंद नहीं आया तुम्हें एल्डर युवान? नहीं नहीं, बात वो नहीं है। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें प्रॉब्लम हो क्या सकती है एल्डर युवान। मुझे पहले ही शक था, इतनी ग्रैंड हॉस्पिटैलिटी कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट थी। इसने शुरू से ही ये प्लान बना रखा था। मुझे हर हाल में यंग लॉर्ड युवान के ब्लड लाइन का रिश्ता बनाना होगा। पर्यटन सेट के चीफ को जिस तरह उसने गिराया उसी पल मुझे यकीन हो गया वो अथॉरिटी के हिस्सा नहीं है जिन पर सिक्स सेट का पिछले 500 सालों का राज था और वही उनके खिलाफ खड़े होने वाला नेक्स्ट टेररिस्ट बनेगा। हाँ, हम हाई रैंकिंग सेट बन चुके हैं लेकिन अभी भी सिक्स सेट के नीचे ही हैं। अगर हम अपनी सेट की ताकत बनाना चाहते हैं तो हमें ये अपनी बेटी को यंग लॉर्ड की पत्नी बनाना होगा। दो पार्टीज के बीच ट्रस्ट मौजूद के लिए शादी का रिश्ता जोड़ना था एक पुरानी और ट्रस्टेड ट्रेडिशन है। युवान सोच में पड़ता है, मुझे पहले ही पता था ये इसी तरह रिएक्ट करेगा। अभी भी बहुत यंग है पॉलिटिक्स के जर्नी में समझने के लिए। तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो एल्डर युवान। मिनर प्रीशूट तक पहुंचना मतलब सिक्स सेट के साथ सीधा फाइट करना। और अगर तुमने उस तरीके से जा रहे हो तो तुम ऐसी फोर्स चाहिए जो उनकी पावर को रिवील कर सके। इसीलिए हम वॉरियर डांस से तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा असिस्ट साबित हो सकते हैं एल्डर युवान। ये बंदा तो कमाल का कन्विंसिंग स्पीकर निकला। इस स्पीड से तो हमारे लॉर्ड का सच में लड़की से निकाह पक्का हो जाएगा। रुको, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? मैं तो बस फॉलोवर हूँ ना जिसने अपने लॉर्ड के लिए वफादारी कसम खाई थी। इससे ज्यादा मेरी कोई औकात ही नहीं है। हेल्डर इवान, मुझे पता है आप किसी भी सेक्ट से ऑफिशियल जुड़े नहीं हैं। इसीलिए अगर हम अपनी ब्लड लाइन को जोड़ते हैं तो आप अपनी पोजीशन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं खुद आपका विटनेस बनूंगा और आगे चलकर जब हम एक फैमिली बन जाएंगे ना तो आपके पास खड़े रहने के लिए भी ज्यादा सॉलिड स्टडी फाउंडेशन हो जाएगा। अगर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी नज़र में इससे बेटर प्रपोजल और कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी बात काफी कन्वीनिंग है। इसने सुन के अपनी मून उदास हो जाती है और बोलती है कन्वीनिंग? क्या इसका मतलब उसने सच में शादी का फैसला कर लिया है? मेरा दिल दर्द कर रहा है। शायद मैं समझ गया हूँ। मैं तो अपने लॉर्ड से प्यार करता था। यकीन नहीं होता इतनी देर बाद मुझे ये बात अब समझ में आ रही है। वो वाकई में खूबसूरत है, इसमें कोई हैरानी नहीं। हमारे लॉर्ड को वो पसंद आ गई है और मैं तो इतने टाइम से एक स्किन मास्क पहनी हुई हूँ, एक मर्द बन के जा रही हूँ। ऐसे में हमारे लॉर्ड कभी भी मुझे एक औरत के रूप में देख ही नहीं पाएंगे। तुमने बिल्कुल सही सोचा। अब जब हमारी फैमिली बन जाएंगे तो हमारे वॉरियर डांसर सेट आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मुझे लगता है यहाँ एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारी बात कन्वीनिंग थी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी बेटी से शादी ना करूँ तो क्या तुम मेरे विटनेस बनने का कोई इरादा नहीं रखते? वेल मुझे पूरा यकीन है ये सीधा हाँ बोल देगा। ये सवाल पूछने का ये एक्सपर्ट नहीं किया था। अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो मैं एक लालची घटिया इंसान लगूंगा और अगर हाँ बोल दिया तो शादी के बदल जाएगा जेड मिलियन यूज करने के अलावा। मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना ही होगा। मुझे स्ट्रांग रहना होगा। यंग लॉर्ड चौन सिक्स सेट से बिल्कुल भी नहीं डरते और उसकी बुराई मोल लेना हमारे लिए सिर्फ एक नुकसान हो जाएगा। चक, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। मेरे पिताजी सिक्स एग्जामिनेशन के बाद ही आपको पसंद करते आए हैं। उनके मन में कोई अल्टर मोटिव नहीं है। ये दावा सिर्फ इसलिए तैयार की गई है ताकि शादी का प्रपोजल रखा जाए। उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि आप वो परफेक्ट इंसान हो जो मिनर ब्रिजहुड के लायक है। इसका बाप बोलता है तुम मुंह ही क्यों खोला रे? उसकी बहन भी काफी गुस्सा में होती है। युवान बोलता है क्या ये सच में है? हाँ हाँ, ये लगता है आपके बेटे ने जो कहा था वो सच नहीं था। अगर ऐसा है तो शायद इसका मतलब ये है कि अब हम दोनों अलग अलग रास्ते पर चलेंगे। फिर आपकी इस शानदार महन नवाजी के लिए मेरा दिल से शुक्रिया। मून अपनी अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और बोलती है रुको, अगर हमारे लॉर्ड ने ऐसे सीधे रिजेक्ट कर दिया तो क्या अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आगे का प्लान कैसे हैंडल होगा? इतना बोलते ही युवान वहां से जा रहा होता है। हमारे एल्डर्स लोग उठते हैं।
ये बोलता है वेट वेट एल्डर युवान, क्या बात है, आप बस जा रहे हैं? अगर आपकी बात है शादी की प्रपोजल है तो मैं आपकी बेटी से मन से सकता हूँ एल्डर सामा, लेकिन क्या तुम जानते हो मैं नीडर प्रीस्टहुड का नेक्स्ट बन चुका हूँ। तुम्हें लगता है सिक्स सेट में अपनी सारी गुनाही हरकतों कैसे पकड़ सकते हैं? ब्लड लाइन के रास्ते, वही ब्लड लाइन का रिलेशन जिन्हें उनसे यूज करके सिक्स सेट में सेट बनाया था। तुम एक लीडिंग कल्ट मेंबर हो, ये बात तुम्हें मुझसे ज्यादा बेहतर समझना चाहिए। और मैं इसी चीज को रोकने के लिए आगे आया हूँ। मैं अपनी कल्ट को उसकी रूट तक वापस ले जाना चाहता हूँ। मेरे पास एक विजन, एक बेहतर और एक ईमानदार फ्यूचर। तो फिर मैं कैसे वही गुनाह काम करूं दोबारा जो सिक्स सेट ने किया था? मुझे किसी भी ब्लड लाइन का रिश्ते की जरूरत नहीं है। यह अभी 20 साल का भी नहीं है, फिर भी कल्ट के लिए इतनी सेंस विजन रखता है। गलती मेरी थी। यंग लॉर्ड युवान वाकई में सबसे अलग है। मैं आपकी काइंडनेस की कदर करता हूँ, लेकिन लगता है हमारी वैल्यू एक दूसरे से काफ़ी अलग है। और रही बात शादी की, तो मैं सिर्फ उसी से पसंद करता हूँ जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। इतना बोलते ही युवान जाता है। फिर एल्डर रुकता है, बोलता है मेरी इस फालतू की बातों के लिए मुझे माफ़ करना यंग लॉर्ड। युवान बोलता है इसका क्या मतलब हुआ? मैं वही सामा वॉरियर डांसिंग सेट का नाइन्थ एल्डर, मैं लॉयल्टी पेश करता हूँ। प्लीज़ ये मेरा जेट मिल्टन ले सकते हैं आप? ये सुन के सभी कोई हैरान हो जाता है। युवान मुस्कुराता है। हम देखते हैं बाकी लोग जा रहे होते हैं। एल्डर बोलता है अपने मन में, कभी सोच भी नहीं था कि यंग लॉर्ड तीन मुझे इतना पीछे छोड़ देंगे और मैं उसके लिए अपनी वफादारी कसम खा लूंगा। बस अब वही यही दुआ कर सकता हूँ कि मैंने जो चॉइस की है वो सही हो। यंग जी पिताजी, उस जैसे आदमी को खोना एक बड़ी बर्बादी होती है। चिंता की कोई बात नहीं है, काफी स्ट्राइक्स के बाद हर पेड़ गिर जाता है। हाँ, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे पता है मेरी खूबसूरती कहान की काम की पड़ती, फिर भी उसने मुझे एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। एक दिन तुम मुझे चाहने लगोगे। यही है मेरी बेटी। हम देखते हैं बाकी लोग जा रहे होते हैं। मुन का सीन दिखाया जाता है। मुन युवान को देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है, अपने मन में बोलती है। और बात रही शादी की, मैं सिर्फ उसी से शादी करना चाहूंगा जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। हो सकता है मैं सिर्फ अपना भ्रम पाल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा उस पल लगा हमारे लॉर्ड ने मुझे देख के कहा था। हमारा नेक्स्ट सीन एकेडमी का होता है, जहाँ पे युवान बैठता है कैंटीन में, जहाँ रेड हेयर से बात कर रहा होता है। रेड हेयर अपने मन में बोलता है मुआ युवान फिजिकल रिस्टोर भी झेल ली। सिर्फ इतना ही नहीं, युवान ने उसको लॉयल्टी तक हासिल करा लिया। सच कहूँ तो ये चीज मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। यंग लॉर्ड, आखिरकार आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? क्या मैं उस शख्स का नाम जान सकता हूँ जिसने 70 साल पहले सिक्स एग्जामिनेशन पास की थी? क्या 70 साल पहले सिक्स एग्जामिनेशन पास करने वाला शख्स? क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर आप ये जानना क्यों चाहते हैं? कि ये एल्डर, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फिर एल्डर एक्सप्लेन करती है। अपना रेड हेयर बोलता है, क्या सच में उस नेमलेस ने डिमोनिक लॉर्ड सॉर्ड आउट को सीख लिया था? माय गुडनेस, क्या क्या मैटर है सैडली? जो 70 साल पहले एग्जामिनेशन पास किए थे वो प्रीवियस पेट्रियार्च थे क्या? यानी मेरे ग्रैंडफादर इन यू चियन जो पहले पेट्रियार्च थे, और युवान के दादा। पिछले 500 सालों से सभी पेट्रियार्च ने से उनमें से सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट बना जाता है। मोरियम एलियंस और इविल फैक्शन खिलाफ वो अकेले जंग किए और कभी भी एक बार भी नहीं हारे। उनकी हर जीत हर खून से लिखी हुई थी। बैटल अचीवमेंट ने डिमोनिक कल्ट को इतना फायदा दिलाया कि उसकी हद सीधा जेजांग तक पहुंच गई। मैंने सुना था दादाजी लगभग 20 साल पहले लापता हो गए थे, पर ये नाम नेमलेस आखिर है कौन? इस शख्स ने वो अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक मास्टर कर ली जो पेट्रियार्च के प्राइवेट क्वार्टर और एकेडमी के अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में बंद रहती है। और इन दोनों टेक्निक को सीखने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, तुम्हें पेट्रियार्च का क्वार्टर तक का एक्सेस चाहिए होता है, और साथ ही सिक्स एग्जामिनेशन पास करना भी जरूरी होता है। हम देखते हैं कुछ शोर होता है जिससे रेड हेयर बाहर आ जाता है। युवान बोलता है, ये एल्डर हवा की प्रेडिक्शन से पूरे 2 हफ्ते पहले ही आ गए। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। हम देखते हैं गाड़ी जो ईस्ट गेट से डेमोनिक कल्ट पे जा रही होती है। सभी कोई अपने पेट्रियार्च को देखते हैं और खुश होते हैं और बोलते हैं ये हमारे पेट्रिया जा रहे हैं करके। रेड हेयर बोलता है देखो आखिरकार रियल बैटल कैसे होता है। हम देखते हैं पेट्रियार्च का सीन। युवान अपने पापा को देखता है, लेकिन फिर उसके बाद अपना सर को देखता है, यानी अपने टीचर को। बोलता है इनका एक आँख को क्या हुआ? और वो बिल्कुल घोंसली पहले लग रही हैं। सर सियोपेंग तो बहुत रिफाइंड मार्शल आर्टिस्ट हैं, फिर भी उससे इतना गंभीर और तौर पर घायल कैसे हो गए? आखिर ये सब हो क्या रहा है? सिर्फ सर सियोपेंग ही नहीं, थर्ड एल्डर में बहुत बेकार है। फोर्थ एल्डर को भी बहुत ज्यादा चोट लगा है। कम्प्लीटली सबको बीट अप किया गया है। यहाँ तक फिफ्थ एल्डर सो होंग एक हाथ खो चुका है, और टॉप में एल्डर में से कितने सारे मिसिंग भी हैं। फिर मून बहुत हैरान होती है और अपने ग्रैंडफादर को देखती है तो बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। रेड हेयर बोलता है, सेवेंथ हैंडलर वो नजर नहीं आ रहा। क्या साइबर सेट ने उसे मार दिया है? लगता है उसके साथ कुछ हुआ है। वो बहुत जल्द सामने आ ही जाएगा। लेकिन मेरी बहन और शैडो सेट का बच्चा कहीं क्यों नहीं नजर आ रहा? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे बेचैनी सा लग रहा है। दिल जैसे डरा हुआ है। ये क्या है?
ये कौन है? ये मूरी में लाइन्स है। ये तो बहुत ज्यादा मूरी में लाइन्स है। फिर पब्लिक उन लोग को भगाने का कोशिश कर रही होती है। युवान बोलता है क्या ये मूरी में से लाइन्स है? लगता है चीजें काफी इंटरेस्टिंग टर्न ले रही है। क्या तुम्हें पता है यहाँ असल में क्या चल रहा है? वो कब आया? सब कुछ इतना सिक्रेटिव रखा गया था कि मुझे भी पूरी तसल्ली से नहीं पता, लेकिन सुनने में आ रहा है ये डिमोनिक कल्ट के और मुरीम एलायंस के हाथ मिलाने वाले हैं। और मुरीम एलायंस के साथ हमारा ग्रैंड हॉल का सीन होता है जहाँ पे हम देखते हैं नाइन्थ एल्डर आ रहा होता है अपने हॉल में। सबको उसको बोल रहे होते हैं, ग्रेडिंग कर रहे होते हैं। बाकी ये 3 एल्डर्स अभी तक नहीं आए हैं। ओह, मुझे पूरा यकीन है पॉइजन सेट का चीफ आज थोड़ा ठीक महसूस नहीं कर रहा होगा। हमें थोड़ा समझदार बनना चाहिए। अब हमारे 10वें, 11वें और 12वें एल्डर ग्रैंड हॉल में प्रवेश करेंगे। रैंक्स गिरने के बाद लगता है वो लोअर एल्डर्स के साथ काफी चाउमीन होने में बिजी रह रहा होगा। तभी वहां पे कोई चलता हुआ आ रहा होता है। ये अपना युवान का सीन होता है जिसे देख के बाकी एल्डर्स हैरान हो रहे होते, बोल रहे होते हैं कि ये आखिर क्या कर रहा है। युवान सभी के एल्डर्स लोगों को ग्रेड करता है, बोलता है कि मैं 12th एल्डर हूँ, अभी अभी नहीं हुआ। क्या ये 12th एल्डर? ये कैसे? क्या इसने सच में 6 एग्जामिनेशन पास कर लिया है? क्या इसी वजह से मुझे पॉइजन सेट का कोई भी इंसान कहीं नजर नहीं आ रहा था? तभी बाकी एल्डर्स लोग ऑरा दिखा रहे होते हैं युवान को। इसने ये युवान, इसने मेरे ग्रैंडसन का हाथ कटा, इसने मेरे ग्रैंडसन का नुनू कट, जो भी है वटेवर। फिर ये भी सोच रही होती है कुछ भी ना कुछ सोच रहे हैं यार, इन लोगों को छोड़ा हटाओ। फिर ये युवान से ग्रीडिंग कर रहा होता है। बाकी वो अपना वांग जो है ना, ये उसका फादर है, ये डिमोनिक फिक्स का है। युवान उससे मिलकर काफी खुश हो रहा था। फिर यही सब अपने पार्टनरशिप के जितने भी होते हैं सभी के सभी सेक्ट उसको ग्रीड कर रहे होते हैं। ये लोगों की दिल गिराक हो रही होती है कि इतने सारे लोगों को फोर्स बना लिया। सच में इसको अगर रोके नहीं तो हमारे तो वाट लगना तय है। इसकी अलग से फटा रहती है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। वो तो बस छोटा सा कीड़ा था जिसने कभी भी मार्शल आर्टिस्ट सीखा नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता वो इतनी बड़ी पोजीशन तक पहुंच जाएगा। ये हमारे लिए बिल्कुल संकेत नहीं है अच्छा वाली। डैम युवान, ये लोग अपने मन में युवान को गाली दे रहे रहते हैं। पेट्रियाज वहां पे आ रहा होता है, ऐलान हो रहा होता है। पेट्रियाज आता है अपने स्वैग में, बैठ जाता है सीट में। सबके उसको ग्रीट कर रहे होते हैं पेट्रियाज को। पेट्रियाज एक हाथ उठाता है, अपना सर में बोलता है कि सबके सब अपनी सीट में बैठे हैं। युवान अपनी सीट में बैठ रहा होता है। युवान अपने नोटिस करते पेट्रियाज का सांस थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा ले रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसको इंटरनल इंजरीज हुई है? काफी सीरियस लग रहा है ये बात को। फिर वो अपने सर सियोपेंग की तरफ देखता है। उसका सियोपेंग अपने मन में सोचता है क्या हो रहा है यहाँ पे? ये मैं अपने आँख में यकीन नहीं कर रहा। क्या इसका एनर्जी एकदम मेरे ही लेवल तक पहुंच चुका है? ये होता है मेरा स्टूडेंट जैसा मैं चाहता था। फिर युवान को कोई घूरता है, वो होता है उसका पेट्रियाज। पेट्रियाज घूर रहा होता है। युवान सोच रहा था "हाँ, इसने फाइनली मुझे रियलाइज तो किया। इसकी नजर तो तलवार की तरह चीर देने वाली है। अभी वो ज्यादा जहर नहीं कर रहा, लेकिन एक बात पक्की है, वो पूरी तरह से हैरान हो चुका है। पेट्रियाज बोलता है। अब हॉल मीटिंग शुरू की जाती है। नाइन्थ एल्डर कृपया आगे आए और पेट्रियाज की गैर मौजूदगी के दौरान हमारे कल्ट के अंदर जो भी घटनाएं हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट पेश करें। नाइन्थ एल्डर आता है और सबको बता रहा होता है पॉइजन सेट और शैडो सेट के बीच हुई भयंकर लड़ाई के बाद आज तक उनका एक भी सदस्य जिंदा नहीं बचा। सब लोग शॉक हो रहे होते हैं। क्या ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या सुनने को मिल रहा है? शैडो सेट से पॉइजन सेट से मर गया कंप्लीटली? ये आखिर कैसा हो सकता है? 6 सेट के डिसेंडेंट आपस में मर चुके हैं। ये सोच रहे होते हैं क्या मेरे सोमियो को किल किया पॉइजन सेट वाले ने, और मेरे को मेरे वाले हिस्से को क्लिक किया है डार्क पाम क्लाउड ने। क्या सीक्रेट डीमन साउंड किल्ड मेरे बेटे को खत्म कर दिया? क्या इसका मतलब मेरी सिस्टर मर चुकी है? ये ऐसा नहीं हो सकता। वो इतना समझदार है, इतनी चालाक है, वो ऐसी पॉइजन सेट से घुस कर सीधा जंग कभी नहीं करेगी। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मुयन से चोलगियम बेक मार दिया। उसका जिस्म पर राइट स्वॉर्ड के निशान थे और लेफ्ट में पाम क्लीन का मार्क था। हाँ, यहाँ एक क्लियर टाइमलाइन है, एक पूरी कहानी भी बनती है, लेकिन फिर भी ये सच नहीं हो सकता। पेट्रियाज बोलता है तुम कह रहे हो कि पॉइजन सेट के बीच हुई जल में फंस गए। ये बात मुझे हजम नहीं हो रहा। ये वाकई में लाजवाब है। इस पल यंग लॉर्ड युवान की प्लानिंग पूरी तरह चमक रही है और अब इन एल्डर्स की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। नाइन्थ एल्डर बोलता है डिमोनिक कल्ट के नियमों के मुताबिक एल्डर युवान एकेडमी का 6th एग्जामिनेशन पास कर चुका है और अब हमारा 12वां एल्डर बन चुका है। पेट्रियाज आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, इसीलिए हम एल्डर चियोन को ऑफिशियली अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए। इसीलिए मैं ये पेजेंट पास कर रहा हूँ। इसी समय उनकी अधिक नियुक्ति पूरी की जाए। तभी ये आती है ऑब्जेक्टिव लेके, बोलती है ये बैठक नए एल्डर्स की नियुक्ति के लिए नहीं है। इस फैसले पर और गहरी चर्चा के बाद विश्वास निर्णय लाया जाए। अब युवान आगे आओ। युवान फिर आगे आता है। पेट्रियाज बोलता है डिमोनी कल के तेज पेट्रियाज के रूप में मुझे दिया गया अधिकार के तहत मैं तुम्हें अतिरिक्त रूप से हमारे 12वें एल्डर की
पोजीशन देता हूँ। क्या तुम अपना तन मन और सन वफादारी हमारे डिमोनिक कल्ट के समर्पित करने के लिए कसम खाते हो? यस पैट्रियाज। बाकी एल्डर शौक हो रहा होता है, ये नहीं हो सकता। पैट्रियाज अपने मन में बोलता है वो बस कल्ट का एक पवन था और फिर भी यहाँ तक चढ़ गया, इस पोजीशन तक मैंने कभी सपने में भी नहीं ये उम्मीद की थी। और अब जब वो ऑफिशियली लीडर बन चुका है, मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट मांगने का अधिकार देता हूँ। थैंक यू। अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट मांगता हूँ असेंडेंट द मिरर प्रीस्टहुड के लिए। मैं कुछ समझा नहीं। फिर बाकी लोग आते हैं पैट्रियाज बोल रहे होते हैं प्लीज यंग मास्टर को परमिशन दें ताकि वो नेक्स्ट मिरर प्रीस्टहुड बन सके। नो, ये नहीं हो सकता, ये काफी डेंजरस प्लानिंग है। कोई सामा का साथ देना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुंह हुआ युवन और यू हवा भी, ये दोनों हमारे कल्ट के सबसे जिद्दी सबसे फिक्रे लोगों में है। आखिर उसने उनका भरोसा कैसे जीत लिया? हे तो वाकई में कुछ खास हो मेरे बकलोल। इस वक्त तुम्हारा विरोध करने का किसी भी हिम्मत नहीं है, और अगर कोई छोटी मोटी चाल लगेगा तो कोशिश भी नहीं करेगा तो उसका नतीजा सिर्फ एक ही होगा, उनका अपना स्टेटस खत्म। और अगर पेड्रियाज ने इस रिक्वेस्ट को मंजूरी दे दी तो बाकी सब के लिए सिर्फ विनाश बचेगा। तो क्या तुम तीनों ये कह रहे हो कि सेवंथ यंग लॉर्ड मिनर प्रीस्टहुड के लिए एक योगदान उम्मीदवार है? जी हाँ हमारे पेट्रियाज, यंग लॉर्ड युवान में अगली मिनर प्रीस्ट बनने के लिए जरूरी है शरीर योग्यता के मुताबिक। पेट्रियाज खामोश होता है और बोलता है मैं ऑफिशियली अपॉइंट करता हूँ, युवान है नेक्स्ट मिरर प्रीस्ट। जिसको सुन के बाकी लोगों का जल के राख हो जाता है। बाकी लोग चिढ़ रहे होते हैं। शैडो सेक्ट के गले पर तलवार रख देता है सर सियोपेंग और बोलता है शांति रहो फर्स्ट एल्डर, ज्यादा एरोगेंट बनने की कोशिश मत करो, हमारे पेट्रियार्च इस वक्त मौजूद हैं। ये अपना दांत कसता है और बोलता है क्या ये तुम्हें मुझे पता नहीं है तुम कौन सी साजिश रच रहे हो, तुम बदतमीज छोटे चूहे। युवान उधर देखता है और स्माइल करता है, ये बोलता है आखिर तुम। हे पेट्रियार्च बोलता है ये बहुत हो रहा है और अपनी एनर्जी रिलीज करता है। फिर फर्स्ट एल्डर चुप होता है और नीचे बोलता है मुझे माफ करो एरोगेंस के लिए, लेकिन डिवाइन पेट्रियार्च प्लीज मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है, आप मर्सी दिखाएं। पेट्रियार्च बोलता है सब के सब अपनी सीट पे जाओ। फिर अपनी सीट पे जा रहा होता है और पीछे मुड़ता है, फिर युवान की तरफ तुरंत निकलता है। रेड ईयर हैरान हो जाता है जैसे ही युवान की तरफ पहुंच रहा होता है उसका नाम लेके। फिर हमारा सीन दिखा रहा होता है कि लेकिन वो जा रहा होता है मैं पूरा सच में संभाल लूंगा और फिर अपने दोनों हाथों से तुम्हें चार फाड़ के रख दूंगा। फिर उसे कोई बोल रहा था फर्स्ट एल्डर तुम्हारा गस सही है बिल्कुल, उन सबको मैंने ही मारा है। ये सुन के वो गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं करंट सीन में वो जैसे युवान पर अटैक कर रहा होता है अपने रेड ईयर उसको रोकने को आता है, लेकिन शैडो सेक्ट वाला अपना टेक्निक से उसको प्लेटफॉर्म से उसको पीछे ढकेल देता है, जिससे सरसियो पेंग को बहुत जोर से लगता है और वो अल्टीमेट फॉर्म डीमन स्वॉर्ड का इवॉल्व टेक्निक को यूज करता है अपने युवान की तरफ। पेट्रियास देखता है, अपनी एल्डर भी देखती है और बोलती है क्या ये इवॉल्व टेक्निक को यूज कर रहा है? युवान बोल रहा होता है ये सच में कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, ये ओरिजिनल टेक्निक से है। उसने सिर्फ इस टेक्निक के वीक पॉइंट को कवर नहीं किया, उसने तो इस पूरी को कवर कर लिया, इवॉल्व कर लिया। ये टेक्निक एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। तभी दोनों में बैटल शुरू हो जाता है युवान और इस एल्डर में। वो बोलता है ये क्या 20 फ्लोर का डिमन स्वॉर्ड टेक्निक, ये ब्रेड को कैसे पता चला ये टेक्निक के बारे में? फिर दोनों के दोनों आपस में टकरा रहे होते हैं, क्लैश कर रहे होते हैं। युवान को जोर से चोट लगता है। उसने अपने राइट हैंड को इवॉल्व डिमोन स्वॉर्ड ही नहीं चलाया, लेफ्ट हैंड से डिस्ट्रैक्शन डिमोनिक स्वॉर्ड भी थी। ये राइट स्वॉर्ड और लेफ्ट फार्म नहीं है, ये दोनों हाथ स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर रहा है। अलग अलग टेक्निक अलग अलग हाथों से, ऐसा लग रहा है जैसे एक ही वक्त में दो लगा रखा हो। नैनो बताता है तुम्हें मर्टलाइज एनर्जी वेव से चोट लगी है, जख्म में बॉडी पार्ट्स रीजनरेट किया जा रहा है। अगर नैनो साथ नहीं होता तो मैं यहाँ मर चुका होता, लेकिन अब जब जख्म हील हो चुके हैं तो अब एक ही वार में उसका खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। मुझे नहीं पता तुमने 24 डिमन स्वॉर्ड कैसे सीखा, लेकिन याद रखना इस टेक्निक का ज्ञान सिर्फ तुम तक ही सीमित नहीं है। इतना बोलते हुए युवान पर अटैक कर रहा होता है। युवान बोल रहा होता है ये पेट्रियाज भी इस अटैक को रोक नहीं सकता है करके, और दोनों में क्लैश जैसे हो रहा होता है। और वो बोल रहा था युवान अब तुम मरने वाले हो। अपनी एल्डर बोल रही होती है हमारे यंग लॉर्ड काफी मुसीबत में, इस अटैक को रोकना पड़ेगा। युवान बोल रहा था अगर मैंने इस अटैक को रोका नहीं तो मैं यहाँ मर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जोर से रोशनी, एल्डर चौक होता है। ये कौन सी एनर्जी है? क्या क्या ये वही एनर्जी है, ये साइबर टेक्निक है जो मैंने लास्ट टाइम देखा था? ये कैसे पॉसिबल है? और इसको मेरे वीक स्पॉट का पता भी है। स्वॉर्ड लेफ्ट स्वॉर्ड टेक्निक किया ये स्टॉप कर सकता है? मैं ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकता। तभी युवान स्पीड से आता है और बहुत तेजी से उसको काटता फिरता है और बोल रहा होता है
ये बजरकर साइबर गॉड की टेक्निक है, फाइल एंड कोऑर्डिनेटेड फाइटिंग फॉर्म। मुझे ऐसा एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन सिर्फ एक ही नजर में ये बात समझ में आता है। तभी वो शौक होता है और युवान ड्रैगन का अटैक करके ऊपर निकल जाता है। हम देखते नीचे एल्डर को, युवान का सीन होता है जहाँ खून ही खून होता है। सबका सब हैरान होते हैं, बाकी एल्डर्स भी शौक होते हैं। हम देखते हैं सिर्फ बॉडी पार्ट्स कट के नीचे गिर रहे होते हैं। वो सेबर टेक्निक बिल्कुल उड़ता हुआ ड्रैगन जैसा लग रहा था। उसने इतने ताकतवर अटैक कहाँ से सीखा? रुको, ये साइबर टेक्निक कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तो बेजरकर साइबर गॉड की टेक्निक है। मतलब उसने सिर्फ काउंटर टेक्निक पर रिसर्च नहीं की थी, उसने तो इसे पूरे तरह से मास्टर भी कर लिया। ऐसा लगता है जैसे यंग लॉर्ड आसमान से डिवाइन टैलेंट का हुनर लेके आए हैं। सरली, हमें बाद में प्राइवेट में बात करनी होगी। ओके सर। क्या ही परफेक्ट जगह थी अपनी ताकत दिखाने के लिए, कितना ब्रिलियंट था। अब तुम्हें बाकी सब चीफ को अपनी असल क्षमता दिखा दी है, और जब फर्स्ट एल्डर को काम निपटा चुका है, लगता है अब वक्त आ गया है कि बची हुई शैडो सेट की पावर को यंग लॉर्ड के लिए कैसे यूज किया जाए। इसका रास्ता ढूंढने का मैंने जानबूझकर उसे रोका नहीं था, क्योंकि अगर बात ज्यादा खतरनाक होती तो मैं खुद इंटरवेस करने वाला था। लेकिन अगर पीछे 10 सालों में उसकी ग्रोथ इतनी हो चुकी है, तो वो पूरे चाइना के टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट मास्टर में शामिल हो जाएगा। वो मेरे लिए भी खतरा बन सकता है। अब उसे कंट्रोल करना पहले से काफी मुश्किल हो गया है, लेकिन साथ ही वो उतना ही ज्यादा काम का भी हो चुका है। मुझे उस पे नजर रखनी होगी। ये तो असर अपमान है। फर्स्ट एल्डर हमारे महान पैट्रियार्च के सामने कैसे नुकसान पहुंचा दिया। बिल्कुल सही एल्डर युआन, तुरंत हमारे पैट्रियार्च के सामने घुटने पे टेको और अपनी इस गुस्ताखी के लिए माफी मांगो। तभी युआन देखता है और नीचे बैठ जाता है और पैट्रियार्च को बोलता है, मेरी जान सीधे तौर पर खतरे में थी, इसीलिए मैंने खुद को बचाव के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरी इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ करे हमारे पेटियाज। अभी तो जितना भी घमंडी और आत्मविश्वासी लग रहा था, लेकिन याद रखो हमारे पेटियाज अपनी अथॉरिटी को जरा से भी चुनौती बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब वो जरूर नाराज होने वाले हैं। तभी रेड हेयर आता है और बोलता है, कृपया मुझे ही दंड दीजिए हमारे पेटियाज। मैं कमजोर साबित हुआ और यंग मास्टर खतरे में, उनकी रिस्क बढ़ गई। मेरी दूरदर्शिता की कमी से ये घटना हो गया, इतना आगे जाने के लिए वजह बन गई। क्या ये सरली कह रहे हैं, इसके साथ दे रहे हैं? तुम कह रहे हो कि उसे छोटे से लड़के के ने लेफ्ट हैंड रॉयल बॉडीगार्ड को भी अपनी तरफ कर लिया। इस पूरी घटना को दोष फर्स्ट एल्डर पर है, इसीलिए मैं इस बात को यहीं छोड़ देता हूँ। ध्यान दें, आपकी दया के लिए हमारे पेट्रियाज। हालांकि फर्स्ट एल्डर ने मेरी आंखों के सामने यंग लॉर्ड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने कर्मों की कीमत चुका दी। मेरे लिए ये यहीं निपट चुका है। लेकिन ये बात अच्छी तरह से याद रखना है, इस ग्रैंड हॉल में किसी भी तरह की गुस्ताखी या मेरी अथॉरिटी को सीधा चुनौती मानी जाएगी, और इस मामले में कोई भी दंड से ऊपर नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ पेट्रियाज, युवान अपने मन में बोलता है। क्या ये मुझे एक वार्निंग दे रहा है कि अगली बार मुझे इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं? जो भी है, ये सब एक्सपेक्ट ही था। युवान, तुमने अपनी क्षमता साबित कर ली है, इसीलिए अधिकार के तौर पर अगला मिरर प्रीस्टहुड तुम ही हो। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? सभी एल्डर शांत रहते हैं और पेट्रियाज बोलता है, इस पल से मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि सेवंथ यंग मास्टर युआन चैन अधिकार तौर पर हमारे डिमोनिक कल्ट के मिनर प्रीस्टहुड डिमोनिक कल्ट को अनंत ग्रह प्राप्त होगा। पिछले 500 साल में पहली बार कोई ऐसा मिनर प्रीस्टहुड कैंडिडेट सामने आया है जो 6 सेट में से हिस्सा ही नहीं है। क्या इसका मतलब आखिरकार हमारे कल्ट में बदलाव आने वाला है? अब बस उनका ख्याल रखना बाकी रह गया है। आखिरकार मैं उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां से मैं उसने बर्बाद के स्टार पर लड़ सकूं। अपनी माँ के लिए मैं तुम सबको जरूर मिटा दूंगा। आमतौर पर मेरे प्रीस्टहुड की ऑफिशियली नियुक्ति कल्ट के सभी लोगों के सामने होती है, लेकिन क्योंकि इस मीटिंग में और भी आम मूड है, इसीलिए ये निर्णय लगाया गया है कि अधिकार अपॉर्चुनिटी सेरेमनी के बाद तरीके पर आयोजित की जाएगी। अब हम अपना अगला मामला शुरू करते हैं। रुकिए, उसने पहले मेरा मानना है कि हमारे मिरर प्रीस्टहुड को इलाज के लिए ले जाया जाना चाहिए। उन्होंने काफी खून बहा दिया। लगता है ये तो टाला नहीं जा सकता। मैं ये कैसे समझूं कि नैनो ने मेरी जख्म पहले ही रीजनरेट कर ली? बाद में मुझे एल्डर हवा से मीटिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पूछना पड़ेगा। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद हमारे पैट्रियार्च। हमारा सीन गेस्ट हाउस का होता है फैंटम सेक्ट में। सभी कोई युवा से पूछ रहे होते हैं कि क्या आपने फाइट किया था ग्रैंड हॉल में? ये क्या हो रहा है? क्या समझ नहीं आ रहा। फिर कोई युवांग लॉर्ड का नाम चिल्लाता है और बताता है कि गार्ड जेंग उठ चुके हैं। तभी युवान पास में आता है। युवान को देख के गार्ड जेंग बोल रहा होता है युवान। फिर युवान तुरंत गले लगा देता है। गार्ड जेंग बोल रहा होता है, तुम बहुत बड़े हो चुके हो,
यंग लॉर्ड। अब जब तुम एक बेहतरीन जवान मर्द बन चुके हो, लगता है तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हो गर्जंग? ऐसा मत कहो, तुमने मेरे साथ रहना होगा और मेरी रक्षा करनी होगी। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हें बचाने के लिए यंग लॉर्ड। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। गार्ड जंग ने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए समर्पित कर दी थी। मैं उन्हें बाकी की जिंदगी ऐसे नहीं जाने दूंगा, मजबूर नहीं होने दूंगा। नैनो, क्या कोई तरीका है जिससे उनका लोअर एब्डोमेन जो पूरी तरह टूट चुका है उसे रिस्टोर किया जा सके? अगर आप लोअर एब्डोमेन के अंदर मौजूद कंसिस्टेंट एनर्जी बैरियर की बात कर रहे हैं तो मुझे और डिटेल्स में एनालाइज करनी होगी। समझ गया, तुम सही कह रहे हो। फिलहाल के लिए मैं जिम्मेदारी तुम पर छोड़ देता हूँ। समझ लिया। हालांकि उनकी टूटी हुई दांत अभी भी रिप्लेस की जा सकती है। क्या उनके मिसिंग दांत को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ये जानकारी तुरंत मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये भी कोई टेक्निक होती है? भले ही हम उनके लोअर एब्डोमेन का इलाज ना कर पाए, लेकिन कम से कम उनके दांतों के लिए तो कुछ कर सकते हैं। तभी युवान बोलता है गार्ड से कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं मिरर प्रीस्टहुड का कैंडिडेट बन चुका हूँ। इसको ये समझ नहीं आता है और बोलता है कि मैं जीत चुका हूँ टूर्नामेंट और मैं अपॉइंटमेंट हो चुका हूँ न्यू मिरर प्रीस्टहुड के लिए, और वो भी आज के दिन। क्या मिरर प्रीस्टहुड? क्या ये सच में? फिर उसके बाद वो बेहोश हो जाता है अपनी ही ख्यालों में और वो यकीन नहीं कर रहा होता है। युवान गार्जियन को उठा रहा होता है, बोल रहा होता है वेट वेट, क्या हुआ? नैनो बता रहा होता है उसके दिमाग में तुरंत शॉक लग गया जो तुमने बोला था। फिर बोलता है कि मुझे आपसे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि गार्जियन अभी ठीक नहीं है। 2 घंटे का बाद का सीन होता है। सभी एल्डर्स आ रहे होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे होते हैं कि आप मिरर प्रीस्टहुड बन चुके हैं। बाकी के लोग हैरान होते हैं, क्या ये सच में आप मिरर प्रीस्टहुड बन चुके हैं? माय लॉर्ड, ये तो फिर सेलिब्रिटी का टाइम है। चलो पहले पार्टी मनाया जाए। हाँ, कोई बुरा आइडिया नहीं है, बट मैं कुछ बोलने वाला हूँ इस समय। मिरर प्रीस्ट को आज रात 8 बजे मुरियम एलायंस के साथ एक मेहमान के लिए रखी गई है। मैंडेटरी है, फेस्ट में शामिल होना जरूरी है। फेस्ट मुरियम एलायंस के लिए? अच्छा हाँ, मीटिंग में जो कुछ हुआ था तुम्हें अपडेट करना रहेगा। क्या हम मुरियम एलायंस के राइटियस फैक्शन साथ हाथ मिला रहे हैं? हाँ, मीटिंग के दौरान ऑफिशियली यही फैसला लिया गया है कि हम राइटियस फैक्शन के साथ अलायंस बनाएंगे। तो इसका मतलब मीटिंग में 70 से ज्यादा एल्डर चीफ और डिसीजन के पक्ष में ही थे। हाँ, इस फैसले में बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब कुछ बड़ा हुआ है। हाँ, अनुई और जेंगी और दोनों पर कब्जा हो चुका है। क्या ये इवल फैक्शन का नाम है? नहीं, ये कम है एक ही ऐसी फैक्शन की जिसने हमें कभी पहले इंट्रोड्यूट नहीं किया था। तो ये हमारे तरह कोई कल्ट नहीं है, किसी अलायंस का हिस्सा नहीं है, बस एक कॉमन फोर्स है। जैनसन डिमोनिक कल्ट का एक अहम इक्का है जहाँ हमारे 9 ब्रांच मौजूद हैं। मुरियम एलायंस के सबसे बड़े नेता सेवंथ अबेस्ट कहलाते हैं। इनमें से एक न्यूमिंग जैसे वॉरियर का नाम जाना जाता है और अनविल वो लिखा है जहां 15 फैक्शन बेस्ड बड़े हैं। न्यूमिंग हाउस के आगे बहुत पहले से ही ये 3 लिखे हैं, अनविल, जैंग और जेंगशन। मुरियम की 3 सबसे बड़ी ताकतवर बॉर्डर्स राइटियस हैं। इस वजह से यहाँ लगातार जंग होती रहती है और हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। हालांकि हाल ही में जंगलिंग में डिमोनिक कल्ट की 3 ब्रांच पर एक ही वक्त में हमला हुआ और हमला वाली ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जिसे उन्होंने कभी पहले देखा तक नहीं था। डेमोनिक कल्ट को पहले ये शक हुआ था कि ये मुरियम एलायंस के रेटियस फैक्शन का एक लार्ज स्केल का अटैक हो सकता है। इसीलिए उन्होंने तुरंत जंक्शन को दूसरे ब्रांच और जंगिंग की बची हुई चाहे ब्रांच से रिफॉर्नेस मांगे, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों से थोड़ा ज्यादा वक्त हो गया, पूरी तरह से मिटा दिया गया। इसके बाद डिमोनिक कल्ट के नातने पे यह मान लिया गया कि यह हमला राइटियन फैक्शन ने किया है और जंग की तैयारी शुरू कर दी। तभी राइटियस फैक्शन एवोन 10,000 ग्रेट माउंटेन्स पहुंच गया। हालांकि डिमोनिक कल्ट उन्हें वहीं फांसी देने वाला था, लेकिन एनोइंस ने चौंकाने वाली बात कह दी। बिल्कुल जंक्शन की तरह राइटियस फैक्शन भी इक्का अनहुई भी कब्जे में ले लिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके 7th एडेप्ट में से एक श्योम म्योंग द वॉरियर सॉर्ड जांग मर चुका है। मोरियम एलायंस ने भी ये समझा कि ये हमारे डिमोनिक कल्ट का काम है। इसी वजह से उन्होंने अपने इनवॉइस विरोध दर्ज करने भेजे। लड़ने से पहले बातचीत करना, शायद इसलिए उन्हें राइटियस फैक्शन कहा जाता है। और इसी तरह हमें पता चला कि किसी तीसरे पार्टी का काम है। बिल्कुल, इसीलिए जब हम अनहोई और जेंगियो वापस नहीं लेते तब तक हमें मुरियम अलायंस के टेम्पररी ट्रोस करना पड़ेगा। ज्यादा देर तक मुरियम अलायंस का एक 7th एडेप्ट विल ह्यूंग द आर्क ऑफ लिबरेशन
अपने एनोइंस के साथ दोबारा हमारे ज़मीन पर आया। उनके प्रपोज़ल मंज़ूर की गई और हमारे अपने कल्ट के मेन फोर्स का एक्सपेक्टेशन पर भेज दिया। मतलब अनहोई और ज़ेनबे के वापस लेने के लिए। बिल्कुल। प्लान ये कि फेंसन और अम्ब्यूश किया जाए और डिफेंस से तैयार होने से पहले। लेकिन ये प्लान पूरी तरह फेल हो गया और जैसे ही आज देखा मिरर पृष्ठ हो एक एल्डर नहीं, हमारे पेट्रियार्च तक भयानक रूप से घायल हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे सेवंथ एल्डर शोंग साइड ब्रांड साइबर सेट का चीफ वापस लाश बनकर आया। हाँ, मीटिंग में उनकी मौत का डिटेल से डिस्कशन नहीं किया गया था, तो इसीलिए हमें उनके साथ अलायंस बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब हमारा कॉमन एनिमी जैसे अलायंस ऑफिशियल हो जाएगा, जिसकी गूंज पूरे चाइना में सुनी देगी और फिर इवल फैक्शन भी कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव भी है। क्या हमें उन अननोन फैक्शन के बारे में कोई हिंट नहीं मिला? अभी तक कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो खुद को नाम से बुलाते हैं द सिक्स बजरकर साइबर वॉरियर्स। हमारा सीन बॉडीगार्ड का क्वार्टर का होता है, जहाँ पेट्रियास क्वार्टर रहता है। हम देखते हैं ऑफिशियल हेड बॉडीगार्ड को और बोल रहा होता है कि ऐसा हुआ था। अगर ये सच में, तो हमारा मिरर पे शूट वाकई शख्स है जिसका हम सबसे इतना टाइम से इंतजार कर रहे हैं। शर्मा रिएक्शन थोड़ा अजीब है। मैंने उन्हें बताया कि अब हमारे पास स्वर डिमन की विजडम आगे बढ़ने वाला है, एक इंसान मौजूद है, फिर भी वो इतने शांत क्यों है? शर्मा, क्या कोई बात है? वजह है कि सिर्फ साइबर गोड्स वॉरियर सिर्फ इस फंक्शन के नाम की वजह से मीटिंग में ये बात सामने नहीं आई थी, लेकिन सिक्स बेजरकर साइबर वॉरियर का एक मार्शल आर्टिस्ट ने ही एल्डर हांग के हाथ काट दिया और सर स्यूपेंग की आंख छीन ली। जब हम जेंजा पहुंचने वाले थे तो हमारे पूरी सेंट्री पर किसी ने अटैक कर दिया और अपना प्लान नहीं बताया। फिर भी वो लोग पहले से ही वहां छुपे हुए थे और हमारा इंतजार कर रहे थे। वो भीड़ ताकतवर थे, तुमसे हमसे नंबर में ज्यादा थे, फिर भी हम उनका सामने इसीलिए कर पाए क्योंकि हम अपनी कल्ट के सिर्फ सबसे ताकतवर वॉरियर लेकर गए थे। थोड़ी ही देर बाद तीन तीन बेहद खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट सामने आए। एक ने स्वॉट टेक्निक चलाई, एक ने पाम टेक्निक और एक ने क्लो टेक्निक। ये तीनों सिक्स साइबर बजरकर वॉरियर के लीडिंग मेंबर्स लग रहे थे। उन्होंने हमारे कैप्टन और विजडम रैंक वॉरियर्स इतनी आसानी से गिरा दिए जैसे वो कुछ नहीं थे। आखिरकार हमारे एल्डर्स को खुद आगे आना पड़ा, फिर भी सिर्फ एल्डर टीम बनाकर और अपने अटैक को कंबाइन करके हम बजरकर के मैदान बना पाए। सब कुछ तब तक बराबर था जब तक सेवंथ एल्डर सुहंग मारे नहीं गए। उसके बाद एल्डर हंग का हाथ कटने गया, हमारे इन्फॉर्मेशन टूट गया। आखिर में मुझे और हमारे पेट्रियार्च खुद आगे आना पड़ा। जिस शख्स ने मारा है उस समय वो स्वॉर्ड का मास्टर था। सिर्फ वो थोड़ी देर उनके साथ लड़ने के बाद मुझे समझ में आ गया कि उनके स्वॉर्ड, क्लॉ और पाम टेक्निक तीनों ही ऐसे मूवमेंट यूज कर रहे थे बॉडी पर एक्सट्रीमिनेशन स्ट्रेन डालती है। जरा सी भी गलती और उनके अपने जिस्म उनके साथ छोड़ देती है। और तब मुझे एक बात पूरा यकीन हो गया, उनकी सारी टेक्निक एक ही मार्शल आर्टिस्ट से निकली हुई है। तो वो अपना पीठ दिखा रहा होता है, रेड हेयर सोचता है, हाँ ये सब मार्क्स नहीं, ये तो स्लाइस मार्क्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये निशान बिल्कुल बजरकर साइबर गोड की टेक्निक जैसा लग रहा है।